हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 01 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, EHI 01 में हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच का इतिहास। हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत का जो विभाजन हुआ था, इसका क्या कारण था, इसका व्याख्या करना है। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है EHI 01 में ये प्रश्न, और 10 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे 250 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। तो आइए यह क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का इन क्वेश्चनों का रिवीजन होता चला जाए। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे अच्छे से तरीके से लिख पाइएगा। जो पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, उनको इसमें किस टाइप से लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत का विभाजन क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, उन पर चर्चा करना है। देखिए, इसमें कि बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या है। दूसरा है, भारत विभाजन के कोई 3 कारण बताइए। या तीसरा, भारत विभाजन के कई 3 कारण लिखिए। या भारत विभाजन के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। ये सब इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। भारत विभाजन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, या भारत विभाजन के कारण बताएं, आदि प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन सब में से कोई भी एक प्रश्न आ गया तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं। इन कारणों का व्याख्या कर सकते हैं इन प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं क्या कारण था भारत का विभाजन से। देखिए, 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत अत्यंत दुखद घटना के रूप में बन जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों के से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। देखिए, भारत विभाजन जो मुस्लिम की और अंग्रेजों का ज़्यादा झुकाव था, उसी कारण भी हिंदू जो है मुस्लिमों से मनमुटाव करने लगे। तो मुस्लिमों को लगा कि यदि हम भारत में रहते हैं तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत होगा, पर ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। फिर भी वह लोग अंग्रेजों का ही एक षड्यंत्र था जिसके कारण पाकिस्तान का मांग उठा था। देखिए, विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का भी होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया। कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहते थे। कांग्रेस जो है संयुक्त भारत मतलब पूरा भारत चाहता था जिसमें पाकिस्तान ना हो, ठीक है, और मुस्लिम चाहता था कि भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझौता करना असंभव था। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करना मुश्किल था लॉर्ड माउंटबेटन को। देखिए, तो यहाँ पे आते हैं कि महात्मा गांधी का क्या विचार था। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई, और नेहरू एवं पटेल ने बेगुनाहों की हत्या एवं उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना सही समझा। अंततः माउंटबेटन द्वारा दोनों की सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान का मांग स्वीकार कर लिया था, पाकिस्तान बनने का मांग स्वीकार कर लिया, जिसे प्रकाशित किया गया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। देखिए, 1947
भारत विभाजन के प्रमुख कारण सांप्रदायिक दंगे। तो भारत विभाजन के प्रमुख कारण जो था वो सांप्रदायिक दंगे, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से, आइए आगे देखते हैं, देखिए बढ़ने लगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता में एक चिंगारी का कार्य किया था, जिसके चलते वर्ष 1927 में हिंदू और मुस्लिम उपद्रव ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इन दोनों के मध्य विरोध की भावना उत्पन्न करके एकता को अंत कर दिया। मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवियों की मदद कर रही थी। तो मुस्लिम लीग की जो प्रांतीय में जो बैठा हुआ था वह भी इसमें इसका मदद कर रहा था उपद्रवियों का। यही कारण था कि अंतरिम सरकारें भी उन दंगों को रोक नहीं पाई। अब जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम किस तरह से चाहते थे कि पाकिस्तान का मंग हो, या मुस्लिम लीग का स्थापना क्यों हुआ था। देखिए, मुस्लिम लीग नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। देखिए, आप याद रखिएगा, शिमला प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, इसी की वजह से मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना हुआ था 30 दिसंबर वर्ष 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना, दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हट धार्मिक करना था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकते और बेगुनाहों की हत्याओं को रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहा वहाँ पे जो प्रांतीय सरकार थी उनके पास, ठीक है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान का मंग कब और कहाँ किया गया था पहली बार। देखिए, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, ने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी, जिनका नाम चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली एवं उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए छोटे पंपलेट अब या फिर कभी नहीं, ये पंपलेट का नाम था अब या फिर कभी नहीं, में किया गया था पाकिस्तान का मांग। तो कौन किया था? चौधरी रहमत अली ने और उनके 3 साथियों ने 1933 ईस्वी, जनवरी 1933 ईस्वी में पंपलेट का नाम था अब या फिर कभी नहीं में पाकिस्तान का मांग किया गया था। आप ये नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में आंसर में ये लिखने में आप लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, माउंटबेटन का प्रभाव, माउंटबेटन का क्या प्रभाव पड़ा? माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति, देखिए, माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगे जितने भारत में हो रहे थे तो उनसे अच्छा था कि पाकिस्तान का मांग को स्वीकार कर लिया जाए। तो उनका अनुभव यही कह रहा था कि सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए पाकिस्तान का मांग होना जरूरी है, पाकिस्तान का बनना जरूरी है। देखिए, सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देख माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत का विभाजन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दी, जिससे कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध और दूसरा पाकिस्तान। अंततः भारत का विभाजन किया गया। गृह युद्ध जो चल रहा था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो वह उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण पाकिस्तान का मांग को स्वीकार कर लिया और अंततः पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। देखिए, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियां भी
भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की उन मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया जो अनुचित थे। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को उनको जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। तो देख लिए कि भारत का विभाजन के प्रमुख कारण क्या था, उनके प्रमुख तत्व और मुस्लिम लीग, सारा चीज़ इसमें देख लिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार देखिए तो आपको एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से लिख पाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 1947 के बाद औद्योगिकरण 1947 के बाद औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में भारत सरकार की भूमिका की विवेचना करिए। तो 1947 के बाद जो है उद्योग को किस तरह से विकास किया गया, इसमें भारत सरकार की क्या भूमिका थी, इन पे विवेचना करना है। और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में पूछने का मतलब है इसे कम से कम आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय राज्य औद्योगिकरण में काफ़ी हद तक पिछड़े हुए हैं और क्या स्थिति को सुधारा जा सकता है, मैं सिर्फ उन्हीं राज्यों को संबंधित करूंगा जिनका, आइए आगे देखते हैं। देखिए, मैं दौरा कर चुका हूं और खुद देख चुका हूं और सिर्फ औद्योगिकरण के बजाय मैं उस राज्य में मौजूदा समग्र सर्वगीण कारकों को देखूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे भारी औद्योगिकीकृत और समृद्ध क्षेत्र में भी भारी अपराध की कमियां हैं। हिमाचल प्रदेश मेरी राय में एकमात्र उत्तर भारतीय राज्य सरकार जिसने इसे ठीक किया है। देखिए, भारत में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे स्वच्छ और सबसे कम अपराध वाले राज्यों में से एक शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग और किन्नौर जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा राज्य में सेब का बहुत समृद्ध व्यापार है। ये सब राज्य में सेब का ज़्यादा समृद्ध व्यापार है। किन्नौर और ऊपरी शिमला क्षेत्रों के सेब पूरे देश में बेचे जाते हैं और निर्यात किए जाते हैं। देखिए, बदती में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड उद्योग है। ठीक है, एक जगह है बदती, ठीक है, बदती, इसमें सारे प्रोसेस्ड फूड उद्योग है। अभी अपने टेबल पर लगभग हर पैकेज या सॉस बिस्कुट की जांच करें, मुझे यकीन है कि एक बदती में बना है। सोलन में कई औषधि पौधे हैं। रेनबैक्सी का प्रमुख ड्रग प्लांट पावंटा साहिब में है। देखिए, जल विद्युत का भी विकास किया गया, उसमें देखते हैं। देखिए, जल विद्युत बांधों के माध्यम से राज्य में बहुत अधिक बिजली उत्पादन होता है। कम आबादी के कारण एक अच्छा बिजली अधिशेष है, जिसे अधिशेष मतलब क्या हुआ कि जो अपने राज्य के उपयोग करने के बाद बच जाए और दूसरे राज्य को बेचे तो वह अधिशेष होता है। ठीक है, तो जिस राज्य में हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों को बेचता है। देखिए, राज्य का स्कोर अच्छा है। कम आबादी, पर्याप्त नागरिक सुविधाएं, बहुत सारे उद्योग, कम से शून्य अपराध कम, सड़कें वास्तव में अच्छी है, वन आवरण अच्छी तरह से बना हुआ है। शिमला में पानी की स्वच्छता का एक हालिया मुद्दा था, लेकिन यह एक गलत सीवेज पाइपलाइन का काम प्रतीत होता है, जो पीने के पानी के जलाशय में पीलिया युक्त सीवेज उगल रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के थे, मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा है, मेरा पसंदीदा नेता है। ठीक है, मेरा मानना है कि सीबीआई द्वारा उन पर अन्यायपूर्वक हमला किया गया क्योंकि वह एक कम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये करंट से भी जोड़ के आप इसे लिख सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि करंट जो हम बता रहे हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे करंट में जो आप देख रहे हैं उस टाइप से भी इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, लटके हुए फल यानी फंसने में आसान है, वह बेरासी को छू रहे थे हैं, और दुर्भाग्य से मुझे उनके लिए केंद्र में सत्ता की कोई भविष्य की संभावना नहीं दिख रही है। इस कारण से देखिए आगे। पश्चिम बंगाल, मैंने 2009 में दिल्ली से कोलकाता के लिए एक विमान लिया और मैंने महसूस किया कि हवाई जहाज भी कई बार टाइम मशीन की तरह काम कर सकते हैं। कोलकाता की तुलना अन्य 3 महानगरों और यहाँ तक कि कुछ टियर 2 शहरों से करने पर ऐसा लगता है कि कोलकाता समय के ताने-बाने में फंसा हुआ है और मानो यह 60 के दशक से बाहर कभी नहीं आया है। तो देखिए, इसको आप करंट से भी जोड़ के इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी देश के बाकी हिस्सों जैसे 20 से 30 साल पीछे सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही मुंबई और दिल्ली में सभी तरह के सामान हैं, अधिक जनसंख्या, कचरा आदि। कचरा मुझे बहुत मात्रा में अधिक मिला और दिल्ली की तुलना में अधिक दिखाई देता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ग्रामीण इलाके कुमारी महसूस करते हैं। कृषि उत्पादन काफ़ी अच्छा है, लेकिन औद्योगिकरण, जैसे कि मैंने ऊपर कहा, समय के ताने-बाने में है। 30 साल के कम्युनिस्ट शासन ने वास्तव में अपना रंग दिखाया है और 80 के दशक से कोई नया उद्योग नहीं आया है। पुराने वाले श्रमिक मुद्दों के कारण बंद हो गए हैं और बचे हुए लोग इतने पुराने और इतने खतरनाक मशीनरी पर चलते हैं, यहाँ कहीं और अवैध होगा। मतलब ये मशीन कहीं और होगा तो वो अवैध कहलाएगा। उद्योग धंधे में है, पूरे राज्य में अपराध की भरमार है। मुझे सड़कें याद नहीं है, लेकिन कई जगहों पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए मैं उन्हें पास दे दूंगा। और WB मतलब वेस्ट बंगाल के पिछड़ेपन के कारण विशुद्ध रूप से राजनीति है। तीसरा देखते हैं केरल। केरल में किस तरह से 47 के बाद विकास हुआ। देखिए, एक मॉडल राज्य भी है। मैं जिस किसी से मिला वह हिंदी, अंग्रेजी और अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोलता था। मैं ममलापुरम इलाके में था जहां मुस्लिम बहुलता है। सड़कें आदि वास्तव में अच्छी है। पर्यटन वास्तव में अच्छी तरह से विकसित है। कॉफ़ी का बड़ा कारोबार है। मसाला कृषि व्यापक है। साथ ही लाखों केरलवासी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, खाड़ी देशों में काम करते हैं। खाड़ी देशों मतलब सऊदी अरब, इराक, ये सब देशों में काम करते हैं, इसलिए हर साल बहुत सारा पैसा घर भेजा जाता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही पोर्ट इकोनॉमी है। यहाँ हिंदू संस्कृति बहुत मजबूत है। हिंदू संस्कृति की इतनी सशक्त अभिव्यक्ति मैंने भारत में कहीं नहीं देखी जैसे मैंने केरल में देखी। देखिए, वेस्ट बंगाल के विपरीत थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल के विपरीत केरल एक ऐसा राज्य है जहां साम्यवाद ने अपना अच्छा पक्ष दिखाया है। मैंने हड़तालों के बारे में नहीं सुना, हालांकि ये कभी कभार ही होती है। उद्योग की पूर्ण पैमाने पर मृत्यु नहीं हुई है। अस्पताल और अन्य चिकित्सा बुनियादी ढांचा बहुत अच्छी तरह से विकसित है। शिक्षा, जिसे हम जानते हैं, लगभग 100% है। केरल में अपराध मध्य से निम्न है। उच्च शिक्षा और अच्छी राजनीति के कारण राज्य अच्छा स्कोर करता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस तरह का है वो भी देखते हैं 1947 के बाद। देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगे क्योंकि मैंने यहाँ देखा है। WUP में मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, मोदी नगर, बुलंदशहर, रुड़की, सहारनपुर आदि जैसे शहर शामिल हैं, जो सभी भारी औद्योगिकृत है। इन इलाकों की अघोषित अर्थव्यवस्था का आकार अनिल अंबानी के स्तर तक पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही अमीर लोगों की। कई सालों तक मेरठ नियमित रूप से आयकर संग्रह में दिल्ली और मुंबई को मात देता था। याद रखें, यह उन्होंने घोषित किया था।
देखिए समस्या क्या थी उत्तर प्रदेश में। समस्या है अपराध यहाँ बहुत है, जैसे विश्व रिकॉर्ड स्तर, भारी हिंदू मुस्लिम आमना सामना है, साथ ही भारी जाति प्रतिद्वंदिता है, कबीले प्रतिद्वंदिता है आदि। सरकारी भ्रष्टाचार अधिक है और पुलिस वास्तविक लुटेरे से भी अधिक लूट करने के लिए कुख्यात है। कोई भी राज्य ग्रिड पर निर्भर नहीं है। यह माना जाता है कि सरकारी बिजली एक विदेशी अवधारणा है। सभी उद्योग व्यक्तिगत जनरेटर का उपयोग करते हैं। सड़कें भयानक हैं, मतलब बहुत सारा खराब है। तो देखिए इसमें जो हम जिला बताएं, जो राज्य बताएं, तो आप वो नहीं लिख, आपको यदि लिख पाइएगा तो ठीक है, यदि नहीं लिख पाते हैं, यदि किसी राज्य के बारे में लिखते हैं 1947 के बाद, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से आप यदि लिख पाइएगा तो और नंबर आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि जो राज्य हम बताएं वही राज्य को आपको लिखना है, कोई भी राज्य बता सकते हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग से आप मोटा मोटी जो देख रहे हैं हमने, तो उस दिल्ली के बारे में ही आप यदि लिखना चाहते हैं तो दिल्ली में अभी प्रदूषण ज़्यादा है, मगर वहाँ पे सरकारें बहुत अच्छे काम कर रही है, स्कूल अच्छे काम कर रहे हैं। 1947 के बाद सरकारें बड़ी शीला दीक्षित आई, शीला दीक्षित के समय में कॉमनवेल्थ गेम हुआ। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं करेंट से जोड़ के। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और सब इसे लिख पाइएगा। आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि इसको लिखना किस तरह से है। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।